हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज तक पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स वाले यूनिट में। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज। मैंने स्ट्रक्चर्स कहा, मतलब दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को स्टडी करना है ओपन चेन स्ट्रक्चर की। इसका मतलब ये हो रहा है कि सर ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जी हाँ, ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड दूसरे को हम लोग कहेंगे क्लोज चेन स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ऐसा क्यों होता है, उसके एविडेंसेस क्या है, ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओपन। एंड ओपन स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, ये हमें पता है। राइट, 6 कार्बन होते हैं। एंड यहाँ पर ये जो 4 कार्बन है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है CHOH ग्रुप, होता है CHOH ग्रुप। ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, जो हम लोग कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसे कम्प्लीटली ऐसे लिखा जाता है। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते, देखिए CHOH/4। डिपेंड कि आप लोग जब रिएक्शन करोगे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइट, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा ग्लूकोज का हमने फिशर प्रोजेक्शन भी बना के रखा है। ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन ही हमें डील करना होता है मैक्सिमम टाइम, तो इससे बराबर आप लोग लर्न करके रखेंगे। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी कि आप लोग ग्लूकोज के इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को कैसे लर्न कर सकते हैं। राइट, ये जो ग्लूकोज है ये डी ग्लूकोज है एंड नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिव भी कहेंगे। एंड ये हो गया ग्लूकोज। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके कुछ एविडेंसेस हम लोग देते हैं। जिसमें सबसे पहला एविडेंसेस हम लोग देते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब एलिमेंटल एनालिसिस आप लोगों ने करके देखा है, एलिमेंटल एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखे, एम्पिरिकल फार्मूले, मॉलिक्यूलर फार्मूले, तो ग्लूकोज के एलिमेंट्स का एनालिसिस जब करके देखा गया तो इट इज़ ऑब्जर्व कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन से ये पता चलता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6। हाँ सर, ये हमें पहले से पता है। नाउ ग्लूकोज की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए, हम लोगों ने ग्लूकोज को कहा था पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। कहा था पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, मतलब क्या, तो इसमें एक CHO ग्रुप है एंड 5 क्या है, OH ग्रुप है, जिसमें से 4 जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी और एक जो होता है प्राइमरी। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप साबित करके देनी पड़ेगी। हाँ, करके देते हैं। इसमें दूसरा जो प्रूफ हम लोग देते हैं वो देते हैं फॉर अबाउट स्ट्रेट चेन। और ये हमें कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है एक्शन ऑफ HI। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या दिया है, CHOH/4 CH2OH। ग्लूकोज को जब आप लोग हीट करते हो विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, लॉन्गर टाइम, तो ग्लूकोज हमें 2 कंपाउंड देते हुए दिखता है, जिसमें से एक जो कंपाउंड होता है इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये 6 कार्बन एटम वाला नॉर्मल अल्केन है, जो कि क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। एंड दूसरा जो कंपाउंड आपको मिलता है, ये दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसे मिलता है, जिसे अब आप लोग कहेंगे 2-आयोडोहेक्सेन, कहेंगे 2-आयोडोहेक्सेन। सर 1-आयोडोहेक्सेन क्यों नहीं बना, तो आपको पता है कि प्राइमरी से ज़्यादा अच्छा रिप्लेस होने वाला हाइड्रोजन कौन सा होता है, सेकेंडरी, इसलिए 2-आयोडोहेक्सेन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ना यहाँ से क्या साबित होता है, यहाँ से साबित होता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम है वो 6 कंटिन्यूस रो में जुड़े हुए हैं। राइट, तीसरा प्रूफ हमने कहा है कि पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, लेकिन अल्डिहाइड या कीटोन ये साबित करने से पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग ढूंढते हैं।
प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ढूंढने के लिए हम लोग इसके रिएक्शन दो अलग अलग रिएजेंट के साथ लगाते हैं, जिसमें पहली जो रिएक्शन होती है वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा वो रिएक्शन देता है। देखिए दिस इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का रिएक्शन जब आप लोग हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हो, हाइड्रोक्सिल अमीन मीन्स ये कंपाउंड है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर कंडेंसेशन होता है एंड कंडेंसेशन होते समय ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। देखिए अगर ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो आपके सामने जो कंपाउंड आया वो ऐसा हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट है CHOH बाय 4 टाइम्स एंड यहाँ पर है CH2OH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लूकोक्साइम। इसे ग्लूकोज ऑक्साइम कहेंगे या फिर ग्लूकोक्साइम कहेंगे। इस रिएक्शन से क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि सर ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अभी ये साबित नहीं हुआ कि अल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप है ग्लूकोज में, ये साबित करने के लिए हमारे पास एक और रिएक्शन होती है, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये CHO ग्रुप, ठीक है। ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होता है तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा कंपाउंड आके बन जाता है जिसे आप लोग कहते हो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। ऐसी रिएक्शन आपने अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ के रखी है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। इन दोनों रिएक्शन से आप लोगों को एक चीज़ पता चल जाती है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। हाँ, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है एंड वो कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड होता है, ये हम लोग साबित कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी आप लोगों को एक चीज़ पता चल चुकी है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, हाँ, एंड वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है ये साबित करने के लिए हम लोग एक रिएक्शन लगाते हैं, दैट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन की। देखिए कैसे, ग्लूकोज ये कंपाउंड लिखा हम लोगों ने, ये CHOH बाय 4 टाइम्स, यहाँ CH2OH है। ग्लूकोज का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर, एक चीज़ याद रखिए, ब्रोमीन वाटर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं होता। इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी दिखता है, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप भी दिख रहे हैं, एक अल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है, हमें अभी तक पता नहीं। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है ऐसे, ये प्रोडक्ट हमें मिलता है एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ अ नेम ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप आ गया है एंड ये एसिडिक ग्रुप क्यों आया? तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ग्रुप। हमें पता है कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं दीज आर मोर ससेप्टिबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेते हैं तो ऐसे केस में अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप देता है। तो यहाँ साबित होता है कि जो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप था वो कार्बोनिल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइडिक है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और चीज हम लोग साबित कर देंगे, नंबर 5, दैट इज प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, ये हम लोग कैसे साबित करते हैं? तो यहाँ पर हम लोगों के पास ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड 2 कंपाउंड है। अगर आप लोगों ने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग सम स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आपने ऑक्सीडेशन कैरी आउट कराया तो आपको अब जो प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है कुछ ऐसे। यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम लोग ग्लूकारिक एसिड कहते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेरिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? सैकेरिक एसिड। एंड ये प्रोडक्ट हमें तब भी मिलता है जब हम लोग ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं। देखिए ग्लूकोनिक एसिड का अगर आपने ऑक्सीडेशन करा दिया बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड
तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इससे क्या साबित हुआ? तो सर जो CHO था वो तो COOH में गया, हाँ ये CHO ग्रुप है, हमने साबित भी कर दिया, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है एंड प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके कीटोन मिलता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ क्या सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स का? नहीं। तो यहाँ एक चीज साबित हो गई कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, आपने टोटल कितने OH ग्रुप है ये कहा है? 5। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज कंसिडर्ड एज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कंपाउंड ना। ये हम लोग कैसे साबित करते हैं? तो ये साबित करते हैं बाय द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज एसिटिलेशन। ग्लूकोज दैट इज CHOH बाय 4 CH2OH। ग्लूकोज का जब हम लोग एसिटिलेशन कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड विच इज नेम्ड एज एसिटिक अनहाइड्राइड, तो ग्लूकोज का एसिटिलेशन करते समय एसिटिक अनहाइड्राइड्स के लगते हैं 5 मोल। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए एसिटिलेशन ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें OH के अंदर का हाइड्रोजन निकलकर एसिटिल ग्रुप आता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन निकालकर एसिटिल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पर कितना टाइम्स लगेगा? 4 टाइम्स। एंड यहाँ पर CH2O COCH3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। एंड यहाँ से रिलीज हो जाएंगे 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ अगर एसिटिलेशन करते हैं तो आपको पता है बाय प्रोडक्ट क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो इन रिएक्शन से हम लोगों ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता कर ली। ग्लूकोज की एक और स्पेशल रिएक्शन होती है जो कि अल्डिहाइड्स कीटोन की प्रॉपर्टी है, इसे हम लोग कहते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ओसाजोन फॉर्मेशन। ग्लूकोज ये कंपाउंड है, ठीक है, एंड ग्लूकोज को अब मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये देखिए इस रिएक्शन में मैं ग्लूकोज को ऐसे लिखता हूँ, है ये भी तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है इट रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फिनिलहाइड्राजिन। यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ फिनिलहाइड्राजिन के साथ रिएक्शन देता है। अब फिनिलहाइड्राजिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिनिलहाइड्राजिन ये कंपाउंड होता है एंड 3 मोल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। ये याद रखना 3, एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओसाजोन फॉर्मेशन ग्लूकोज का तब होता है जब ग्लूकोज इतने मोल फिनिलहाइड्राजिन के साथ रिएक्शन देता है। तो कितने मोल के साथ? 3 मोल, मतलब एक्सेस में। तो ओसाजोन जो होता है ये ओसाजोन कैसे बनता है? ये कुछ इस तरीके से होता है। ग्लूकोज के ओसाजोन का जो फॉर्मूला होता है ये ऐसा माना जाता है। This is osazone of glucose और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोसाजोन। यहाँ से रिलीज होता है 1 मोल एनिलीन C6H5NH2, 1 मोल अमोनिया एंड 2 मोल H2O, राइट। ये तो खैर हमारे काम का है नहीं, मैकेनिज्म जब हायर स्टडीज़ में आप लोग करेंगे तब आप लोगों को इसके ऊपर भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इतने रिएक्शंस हम लोगों ने दिए और हम लोगों ने साबित किए कि ग्लूकोज ऐसा होगा। कैसा? ओपन चेन स्ट्रक्चर। मीन्स ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसा बना के देखा ना। तो हाँ सर, चलो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम लोग मान सकते हैं कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस भी है। हम लोग हेडिंग बना सकते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस भी है भैया। एंड लिमिटेशंस अगर नहीं होते तो सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर ही रहता, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर का कोई कंसेप्ट आता? नहीं आता। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं? देखो, हम लोगों ने इतने डिस्कशन से ये साबित कर दिया
कि ग्लूकोज एक अल्डिहाइड है, एंड ग्लूकोज अगर अल्डिहाइड है तो उसने ग्लूकोज के अल्डिहाइड के सारे रिएक्शन दिखाना चाहिए, है ना। ग्लूकोज माना के अल्डिहाइड है लेकिन वो कुछ रिएक्शंस नहीं देता, जैसे रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन। इसके अलावा रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, एंड इसके अलावा रिएक्शन विथ स्किप बेसिस। ग्लूकोज ये सारे के सारे रिएक्शंस निगेटिव देता है। सोचने वाली बात है कि ये सारे के सारे जो रिएक्शंस है ये तो टिपिकल अल्डिहाइड्स की प्रॉपर्टी है, मतलब सारे के सारे अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन ग्लूकोज दिखाता है क्या? नहीं, मतलब कहीं ना कहीं डाउटफुल केस है। देन इसके अलावा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये हमें कब मिला था? जब हम लोगों ने ग्लूकोज की रिएक्शन कैरी आउट करके दिखाए एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में भी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। हाँ, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये अब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं देता, जबकि देना चाहिए था। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में भी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बावजूद इसके ये रिएक्शन नहीं दिखाता। तो ये रिएक्शन अगर नहीं दिखाता तो इसका मतलब ये है कि जो हम कंसेप्ट कह रहे हैं कि प्री अल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो प्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि होता तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट भी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन दिखाता। इसके अलावा ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें तो इट इज ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा ग्लूकोज इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन। बीटा का होता है 423 केल्विन। अल्फा को हम लोग ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से निकालते हैं एट 303 केल्विन। देखिए ग्लूकोज का जब सॉल्यूशन है कंप्लीट जिसमें दोनों फॉर्म है, तो 303 केल्विन पे हम लोग अल्फा ग्लूकोज को सेपरेट कर सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, एंड बीटा ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है, इसे हम लोग अलग कर सकते हैं एट 371 केल्विन। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज की, ये प्रॉपर्टीज ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एंड हेंस यहाँ से शुरू होता है ड्रामा कि सर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। कैसे होगा देखते हैं। अब चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सर ये आएगा क्यों? साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों आएगा? क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा हम लोगों ने समझा। तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपीयर हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है ये हम लोग पढ़ते हैं, बट इसके पहले मैं आप लोगों को एक रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोगों ने कभी ना कभी ये रिएक्शन पढ़ी है, दो लेसन में पढ़ के रखी है, एक तो अल्कोहल वाले में भी पढ़ के रखी है और दूसरा अल्डिहाइड एंड कीटोन में। हमें ये पता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। एंड इफ इट इज ट्रीटेड विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो प्रोडक्ट क्या होता है? तो सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसे। अगर आपको याद होगा तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल और हेमी कीटल। अगर अल्डिहाइड है तो आप लोग कहते हैं हेमी एसिटल, एंड अगर कीटोन है तो आप लोग इसे कहेंगे हेमी कीटल। हाँ सर, ये रिएक्शन अब हम लोगों को याद आ रही है। तो इसका फायदा क्या है? इसका यहाँ पर एप्लीकेशन क्या होगा? ग्लूकोज को आपने पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहा, अल्डिहाइड भी है अल्कोहल भी है। हाँ सर बिल्कुल है। मतलब ये कि ग्लूकोज के केस में एकच मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड ग्रुप एंड एकच मॉलिक्यूल में अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या ये रिएक्शन नहीं हो सकती? हो सकती है। वहाँ पर रिएक्शन होती है जिसे हम लोग कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। एंड जब ऐसा होगा तो आपको हेमी एसिटल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा साइक्लिक हेमी एसिटल। नाउ साइक्लिक हेमी एसिटल अगर बनता है तो 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसा कहना है। 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड ये क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
ना ग्लूकोज के केस में अज्यूम किया जाता है कि जो हेमी एसिटल बनेगा वो हेमी एसिटल बनेगा 6 मेंबर्ड। नाउ सर ये 6 मेंबर्ड कैसे बनेगा, कैसे अटैक होगा? तो इट इज ऑब्जर्व दैट के OH ग्रुप ऑफ C5 मतलब 5th कार्बन, OH ग्रुप ऑफ द C5 अटैक्स ऑन C1 ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मतलब देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसके कारण साइक्लिक हेमी एसिटल बन सकता है। अब साइक्लिक हेमी एसिटल कैसे बनेगा ये हम लोग समझते हैं एंड फिर चेक करते हैं कि अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज कैसे डिसिग्नेट किया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप, ग्लूकोज का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए ये ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज एंड हमने कहा कि 5वें कार्बन के ऊपर का OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तभी 6 मेंबर की रिंग बनेगी। यहाँ से भी अटैक हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 मेंबर, यहाँ पर 3 मेंबर, यहाँ पर 3 मेंबर, यहाँ पर 4 मेंबर, यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग बनेगी। यहाँ से अटैक करेगा तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, यहाँ से अटैक करेगा तो 7 मेंबर की रिंग भी बन सकती है, लेकिन 7 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है ड्यू टू हाई एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड 3 and 4 मेंबर ये तो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। 5 and 6 मेंबर पॉसिबल है, जिसमें से ज़्यादा स्टेबल किसे मानते हैं हम लोग, 6 मेंबर को। तो ये देखिए ये जो कार्बन आइटम है, ये कार्बन आइटम कौन सा है, 5th वाला। अब ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप अटैक करेगा किसे, इस कार्बोनिल कार्बन पे। जब इस कार्बोनिल कार्बन पे ये अटैक करेगा तो इन दैट केस आप लोगों के पास एक साइक्लिक हेमी एसिटल आता है, और ये जो साइक्लिक हेमी एसिटल आता है इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जरा देखिए ध्यान से। कैसे हो रहा है अटैक, कैसे हो रहा है, देखिए अटैक कैसे हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है बॉन्ड, राइट, एंड देन यहाँ पर रहेगा CH2OH। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। सर ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना इसे हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना, पहले कार्बन के ऊपर जो OH लगा उस OH की पोजीशन अब मैंने कर दी राइट हैंड साइड में। सेकेंड के ऊपर का OH राइट में होता है, थर्ड के ऊपर का OH लेफ्ट में होता है, फोर्थ का राइट में, एंड 5th वाला तो अभी इन्वॉल्व हो गया। तो सर ये ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर जब हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुआ तो चेंज क्या हुआ, जब हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर एक नया कायरल कार्बन डेवलप हो गया। कायरल मतलब पता है आपको, असिमेट्रिक कार्बन। हाँ, ये जो कार्बन पहले देखिए, पहले असिमेट्रिक नहीं था लेकिन अब है, A, B, C और ये D 4 ग्रुप के साथ हो गया। तो ये जो कार्बन होता है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का चेंज आया, ये कौन सा कार्बन है, C1, एंड इसे अब हम लोग कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। एंड ये जो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुआ, ये देखिए ग्लूकोज ऐसा था, D पॉजिटिव ग्लूकोज, राइट। नाउ ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें ठीक से देखो, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है, राइट। ऐसे केसेस में अगर आप लोग देखे हैं तो इन्हें आप लोग डायस्टीरियोमर्स कहते हो। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, डायस्टीरियोमर्स। याद करिए, कभी ना कभी आइसोमेरिज्म में पढ़ के रखा होगा। तो ये जो दो डायस्टीरियोमर्स हैं, दो डायस्टीरियोमर बने, ये जो दो डायस्टीरियोमर्स बने जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दे आर डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कार्बन। पहले कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। ऐसे आइसोमरिक पेयर को आप लोग कहते हो एनोमर्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एनोमर्स। नाउ इसमें से अल्फा एंड बीटा कैसे, यहाँ पर देखिए OH ग्रुप, पहले कार्बन का OH ग्रुप कहाँ पर आ गया, राइट हैंड साइड में, तो इसे हम लोग कहते हैं अल्फा। ग्लूकोज D था, हाँ ये है पॉजिटिव, इसे अब हम लोग ग्लूकोज ही कहेंगे। एक्चुअली ग्लूकोज नहीं कहते, इसे हम लोग नाम देते हैं अल्फा D पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। सर ये क्या नया नाटक है, पता चलेगा।
ग्लूकोपायरानोज। एंड यहाँ पर देखिए जो पहला कार्बन है एनोमेरिक कार्बन, इसके ऊपर का OH कौन से साइड में आ गया, लेफ्ट, तो इसे हम लोग कहते हैं बीटा। ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है जिसे हम लोग दूसरा नाम बना कर देते हैं बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। अब देखिए यहाँ पर साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन तो हो गया, एंड ये जो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुआ इसमें आप लोगों ने देखा कि जो हेमी एसिटल बना इट इज अ 6 मेंबर्ड। हाँ सर ये तो 6 मेंबर्ड है ही है, कैसे, देखिए 5 कार्बन इन्वॉल्व है और 1 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है क्या, देखा 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के समान ये बन गया। एंड पायरानोज नाम इसलिए आया क्योंकि ये इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ये बिल्कुल इसके समान दिखता है, राइट, इन एनालॉजी विद द पायरान, इस कंपाउंड का नाम होता है पायरान। एंड देयरफॉर ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्लूकोज के, इसे हम लोग पायरानोज फॉर्म कहते हैं। तो आप लोगों को पता चला कि अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप when the parts of the same molecule, तो ऐसे केस में भी एसिटल फॉर्मेशन होगा, कब, जब एसिडिक मीडियम आएगा तब, ठीक है। तो इन दैट केस आप लोगों को जो हेमी एसिटल मिलेगा वो कैसा होगा, साइक्लिक हेमी एसिटल। एंड ये रिएक्शन कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, याद रखेंगे। इस तरीके से ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इन्हें हम लोग पायरानोज फॉर्म कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसके समान एनालॉजी दिखाते हैं, मतलब रिसेम्बल है, इसका स्ट्रक्चर ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे अब, जिसे आप लोग हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहने वाले हो। सो दिस इज अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। इसके बाद चलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले की तरफ। हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज आ गए, अल्फा एंड बीटा, इन दोनों के हम लोग हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले बना सकते हैं। नाउ हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले मतलब टिपिकल 6 मेंबर जो रिंग हम लोग पढ़ते हैं वो स्ट्रक्चर्स। अब ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते समय हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो 6 मेंबर की रिंग है इट इज बीइंग अ फ्लैट, एकदम फ्लैट रिंग होगी। एंड फिशर प्रोजेक्शन को हैवर्थ प्रोजेक्शन में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो एक सिंपल सा रूल याद रखना है, फिशर प्रोजेक्शन में जितने भी OH ग्रुप राइट हैंड साइड की तरफ दिखेंगे उन्हें हम लोग नीचे की तरफ लटका कर दिखाएंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। क्या कहा मैंने, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में दिखेंगे उसे हम लोग डाउनवर्ड साइड में लगा कर दिखाएंगे, बराबर है। एंड इसका मतलब ये भी तो हो गया कि सर जो OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। इसके बाद एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ D सीरीज एंड L सीरीज 2 हो सकते हैं ना। आपको पता है कि ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा होता है, लेकिन जब आप लोगों ने उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा तो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर का OH राइट एंड लेफ्ट में था, राइट में रहेगा तो अल्फा, लेफ्ट में रहेगा तो बीटा, ऐसा हम लोगों ने कहा। लेकिन हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में वो कहाँ रहेगा, ऊपर या फिर नीचे। तो डी सीरीज का अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ऐसे केस में OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन, OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन अगर ये डाउनवर्ड आता है तो ऐसे केस में उसे हम लोग कहेंगे अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। एंड ये अगर अपवर्ड आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एंड अगर वो कार्बोहाइड्रेट L सीरीज का होगा तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा, दैट इज OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन। अगर ये डाउन है तो इसे आप लोग अप कहेंगे बीटा कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये अगर अपवर्ड होगा तो हम लोग इसे कहेंगे अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। ये हमें ज़्यादा काम में नहीं आता क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारी स्टडी होती है वो डी सीरीज़ के कार्बोहाइड्रेट्स पे होती है। डी सीरीज़ का कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, लोवेस्ट कायरल कार्बन के ऊपर का OH कौन से साइड में रहना चाहिए, राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग क्लोज करेंगे तो OH ग्रुप अगर डाउनवर्ड पोजीशन पे मिलता है तो उसे हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, अल्फा।
एंड OH ग्रुप अगर अपवर्ड कंडीशन में मिलता है तो उसे हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, बीटा। देखते हैं कि ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाकर दिखा सकते हैं। ना ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते समय आप लोगों को उसके फिशर प्रोजेक्शन को बराबर इस्तेमाल करना है। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, सेकेंड का OH राइट में होता है, थर्ड का OH कहाँ पर होता है, लेफ्ट में, फोर्थ का OH कहाँ पर, राइट में, फिफ्थ का OH कहाँ पर, राइट में, एंड ये कहाँ पर, ये CH2OH। दिस इज व्हाट, तो दिस इज D पॉजिटिव ग्लूकोज, राइट, क्योंकि ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब हमने कहा कि सर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपीयर होने वाला है, हाँ, तो ये 6 मेंबर की साइकिल देने वाला है, और ये 6 मेंबर की साइकिल कैसे हो सकती है उसका हम लोग एक स्केलेटन बनाते हैं। देखिए 6 मेंबर की साइकिल अगर मुझे बनानी है तो इसका जो स्केलेटल बैकग्राउंड आएगा ये ऐसा आएगा। अगर मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ तो 6 मेंबर की रिंग क्लोज हो जाएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर पहला कार्बन एटम है, दैट इज COH है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये पहला कार्बन, मतलब सर ये कार्बन सेकेंड हो जाएगा, ये कार्बन थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, और ये सिक्स्थ होगा क्या, नहीं, सिक्स्थ वाले को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखते हैं। अब देखिए इसे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है उसे नीचे की तरफ लटकाना है। मतलब सेकेंड कार्बन पे देखिए H एंड OH है, तो सर OH राइट में है तो OH कहाँ पर आएगा, नीचे, मतलब ऊपर कौन चला गया, हाइड्रोजन चला गया। क्लियर, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला OH लेफ्ट में है, हाँ, तो इसे हम लोग ऊपर की तरफ टंगा देंगे। फोर्थ वाला OH राइट में है सर, तो ये नीचे की तरफ लग जाएगा। फिफ्थ वाला जो OH है इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसे यहाँ पर रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि फिफ्थ कार्बन के ऊपर का OH ही अटैक करने वाला है पहले कार्बन के ऊपर। एंड सिक्स कार्बन कहाँ रखेंगे सर, तो ये लीजिए 6 कार्बन हो गया ये, राइट। अब इसका साइक्लाइजेशन हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोगों को पता है कि ये कब होने वाला है, तो इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड क्या होगा, देखिए इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देकर अपने पास बुला लेगा। जैसे ही ये इसे अपने पास बुलाएगा तो होगा क्या, अभी बाकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, तो उसके तरफ बिल्कुल ध्यान ना दे, जैसा है उसे वैसा ही लिख दे। पहले में क्या हो रहा है, तो सर एक नया बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को बुलाया और अपने ऊपर गरीबी क्रिएट करा दी, बराबर है, ये हो गया गरीब। यहाँ पर है हाइड्रोजन, डेफिनेटली है। नाउ सेकेंड कार्बन का OH नीचे है सर, थर्ड के ऊपर का OH ऊपर है, फोर्थ वाला OH नीचे की साइड में है, एंड फिफ्थ कार्बन के ऊपर लगा हुआ है सिक्स्थ कार्बन एटम, राइट। नाउ ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन जब अपने तरफ खींचेगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, बिल्कुल, कार्बन गरीब हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, गरीब हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, एंड जब यहाँ से प्रोटॉन को हम लोग रिलीज करा देंगे, ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोगों के पास दो स्ट्रक्चर कैसे आते हैं जरा देखिए। यहाँ से जब प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन रिलीज क्यों होगा, क्योंकि एसिड से है ना, तो दो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, जिसमें से एक को हम लोग कहेंगे अल्फा और दूसरे को हम लोग कहेंगे बीटा। कैसे, स्ट्रक्चर क्लोज हो रहा है, सोचिए आप लोग, स्ट्रक्चर क्लोज हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर क्लोज होने से पहले जो बाकी के चेंजेस है वहाँ पे देखो, सेकेंड कार्बन का OH नीचे है सर, हाँ बिल्कुल है, थर्ड का OH ऊपर है, फोर्थ का OH नीचे है, एंड फिफ्थ वाले कार्बन के ऊपर सिक्स्थ वाला कार्बन इस तरीके से अटैच है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जैसे ही बॉन्ड बनेगा ये रिंग क्लोज हो गई, ये रिंग क्लोज हो गई, ठीक है। सर हाइड्रोजन बाहर किया, ठीक है, हाइड्रोजन जब बाहर करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर क्या चेंजेस हो रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन है, OH को अगर आपने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो हाँ सर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। अब यही स्ट्रक्चर मैं एक और तरीके से आपके सामने रख सकता हूँ, देखिए यही स्ट्रक्चर मैं एक और तरीके से बिल्कुल आपके सामने रख सकता हूँ विथ अ वेरी वेरी स्लाइट चेंज, बहुत ही कम चेंज होगा, आप लोगों को क्लियर दिखेगा, वो चेंज एकदम क्लियर दिखेगा। क्या मैं इसे
ऐसे नहीं कर सकता। देखिए एनोमेरिक कार्बन ये है एनोमेरिक कार्बन, यहां पर अटैक हुआ ना 5वें कार्बन का OH और ये पहला कार्बन, हाँ सर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। एंड अब हमने क्या कहा था कि अगर कार्बोहाइड्रेट D सीरीज का है एंड OH ग्रुप आपको एनोमेरिक कार्बन का नीचे मिलता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन अल्फा, मतलब ये क्या हो गया अल्फा, किसका D का, क्या था पॉजिटिव ग्लूकोज, ग्लूकोपायरानोज, इसे हम लोग ये नाम देंगे ग्लूकोपायरानोज अल्फा D। एंड यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर प्रेजेंट है अपवर्ड, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बीटा, ये D सीरीज था ऑब्वियसली डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी था, ये क्या बन गया ग्लूकोपायरानोज। तो इस तरीके से हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आता है ग्लूकोज का। एंड अब मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि क्या ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने रखे हैं वेदर दीज आर रिड्यूसिंग और नॉट, तो आपको पता है रिड्यूसिंग शुगर आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए मैक्सिमम टाइम आपके सामने स्ट्रक्चर देगा, आपके सामने क्या देगा स्ट्रक्चर देगा। एंड जब आपके सामने वो स्ट्रक्चर देगा तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि जो एनोमेरिक कार्बन है उसके ऊपर H एंड OH होना चाहिए और यहाँ पर एक साइड से साइक्लिक ईथर का ग्रुप होना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना, इधर क्या है कुछ नहीं ढूंढना है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखे हैं हम लोगों ने, आप लोग अगर चेक करते होंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉट। एकदम सिंपल, कुछ कैलकुलेशन नहीं कराने, कुछ रिएक्शन करके नहीं दिखानी है, एकदम सिंपली आइडेंटिफाई करिए एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH है, हाइड्रोजन है एंड साइक्लिक ईथर है या नहीं है, ये रिड्यूसिंग हो गया। ये ट्रिक थी रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस इज अबाउट द हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। तो इसके बाद जब भी हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी साइक्लिक वाले, हम लोग ऐसा ही स्ट्रक्चर यूज करते जाएंगे। अब चलते एक मजेदार कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम मैंने लिखा है म्यूटा रोटेशन। इसकी डेफिनेशन भी है, आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। कैसे, हम लोगों को एक चीज़ पता चल गई कि ग्लूकोज दो है, एक है अल्फा ग्लूकोज और एक कौन सा है बीटा ग्लूकोज। इन्हें हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, राइट, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। एंड अल्फा ग्लूकोज का अगर आप लोग मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो कितना था 419 केल्विन, ठीक है। बीटा का कितना होता है 423 केल्विन। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक रोटेशन, बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी जैसे आप लोगों ने डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड लियो रोटेशन में पढ़ा था। मीन्स कितने एंगल से ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फा। तो अल्फा ग्लूकोज का अगर आप लोग स्पेसिफिक रोटेशन देखते हैं तो ये होता है 112 डिग्री का। एंड बीटा का अगर आप लोग रोटेशन देखते हैं तो ये होता है सिर्फ 19 डिग्री का। कितना 19 डिग्री का, ठीक है। तो दो अलग अलग ग्लूकोज आपके पास है। अब क्या करिए, दोनों ग्लूकोज के सॉल्यूशन बनाइए, मतलब दोनों का मिक्सचर बनाइए। तो दोनों का मिक्सचर जब बनाते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि हमें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन मिलता है। एंड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसे होता है, तो उसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है, राइट, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, उसमें बीटा डी ग्लूकोज भी होता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। नाउ ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का, ये होता है 0.02% के आसपास। ये ऑलमोस्ट होता है अल्फा ग्लूकोज 37% एंड ये होता है 63%। कई सारे बुक में इसे 36 और इसे 64 भी कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वैल्यू नहीं है। ये मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है, अल्फा ग्लूकोज 37%, बीटा ग्लूकोज 63%, राइट। तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस इक्विलिब्रियम में हमें एक और चीज़ मिलती है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, हमने ये कहा कि अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 119 डिग्री का है, राइट। एंड जो बीटा ग्लूकोज है, इस बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, तो ये मैंने कहा, और ये 112 डिग्री का और ये होता है 19 डिग्री का। एंड अभी हमें पता चला कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर है, हाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर है, या फिर इससे हम लोग कहेंगे अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है ना,
इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.7 डिग्री का। सर इसका मतलब क्या? यू विल ऑब्जर्व, यहाँ पर तो क्लियर दिखता है कि जब आप लोगों ने दोनों ग्लूकोज को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया और उसे रख दिया, तो कुछ देर के बाद ये जो प्रोसेस है म्यूटा रोटेशन की होने वाली है, काफ़ी स्लो होती है। 56 आवर्स 56 आवर्स के बाद आपको पता चलता है कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 डिग्री आया। मतलब इसका रोटेशन डिक्रीज हुआ 112 से, इसका रोटेशन डिक्रीज होके कौन सी वैल्यू अटेंड कर रहा है 52.7, एंड इसका स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होके कौन सी वैल्यू रोटेट कर रहा है 52.7। तो ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो वैल्यू है ये 52.7 डिग्री की है, एंड अल्फा ग्लूकोज की अगर हम लोग रोटेशन की बात करें तो 112 से ये डिक्रीज होना चालू होगा और कुछ देर के बाद क्या अटेंड कर लेगा 52.7 की वैल्यू। एंड बीटा ग्लूकोज की अगर बात करें तो सर ये 19 डिग्री से बढ़ेगा। कब तक? जब तक ये वैल्यू 52.7 डिग्री ना आ जाए तब तक। तो ये जो फिनोमिना है इसमें क्या हुआ, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जब अपने सॉल्यूशन में रखा तो विथ टाइम उसका स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल आ गया, मतलब चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन। देखिए अब डेफिनेशन, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन with time to an equilibrium value is called as म्यूटा रोटेशन। तो ये छोटी सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी ग्लूकोज के सॉल्यूशन की, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, म्यूटा रोटेशन नाम देते हैं।